Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer. And this video is only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. So जो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं दैट इज ऑन अ कंपनी जो एक PSU सेक्टर से बिलोंग करती है विच इज़ स्ट्रेटेजिक हमारा एक बिजनेस है। जैसे हमने पिछले 2-3 साल में हमने शिप बिल्डिंग में काफ़ी एक तेज़ी देखी और वहाँ पे जैसे हम काफ़ी जैसे गवर्नमेंट का फोकस देख रहे हैं। तो अगर हमें जैसे हमारा शिप बिल्डिंग जो शिपिंग सेक्टर पूरा जब ये ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ जो एक कंपनी है जिसे बेनिफिट होगा दैट इज ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस कंपनी के ऊपर हम आज ये रिपोर्ट लेके आए हैं। तो ये रिपोर्ट ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को भी शेयर की हुई है। तो ये हमने 9 नवंबर को ये रिपोर्ट हमने इशू की थी सो एट लोअर लेवल्स। तो उसके बाद स्टॉक में कुछ मूवमेंट भी ऑलरेडी आ चुकी है। So this is a standard disclaimer. So please keep in this mind while making any decision. तो डिस्कस करेंगे हम आज इस कंपनी के बारे में जो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन। तो ये जो कंपनी है एक पब्लिक PSU सेक्टर की कंपनी है। 1976 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन विशाखापट्टनम और इसके पास 80% जो शेयर है हमारी इंडियन ड्रेजिंग इंडस्ट्री का। So and it provides end-to-end dredging solution like maintenance, capital reclamation, beach nourishment and जो environmental dredging ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इट इज ओन्ड बाय 4 मेजर जो हमारी पोर्ट है विशाखापट्टनम, JNPT, पारादीप एंड दीनदयाल। उन सभी के पास 18 से 19% का इंडिविजुअली उनके पास इसका स्टेक है। तो कंपनी का ओवरव्यू इसका जो एक काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा जो मेंटेनिंग जो इंडिया की पोर्ट नेविगेबिलिटी को एसेंशियल फॉर द सागरमाला प्रोजेक्ट एंड मैरीटाइम इंडिया विजन जो हमारा 2030 है। तो इट सर्विस ओवर 30 पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया एंड आल्सो एग्जीक्यूट्स ओवरसीज प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ओमान। तो इसके पास इंडिया के साथ साथ हमारे दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ भी यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करती है उनको भी, जैसे बांग्लादेश हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। एंड एम्प्लॉयज ओवर 600 टेक्निकल एंड ऑपरेटिंग स्टाफ विद डीप एक्सपर्टीज इन मैरीटाइम ऑपरेशन। जैसे 40 साल का एक्सपीरियंस है और 80% ये मार्केट शेयर होल्ड करती है। और हमारी अगर जो ट्रेड इंडिया की ट्रेड ग्रोथ में इसका काफ़ी रोल है बिकॉज हमारा 95% ऑफ इंडिया ट्रेड जो है वॉल्यूम में डिपेंड्स ऑन मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स से ही हमारा होता है। तो इसका जो कोर बिजनेस है हम दोबारा से उस पर थोड़ा सा समझेंगे उसे। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ओनली मेजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन ड्रेजिंग एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग। ठीक है। एंड द कंपनीज का जो प्राइमरी रोल इज टू मेंटेन नेविगेबल जो वाटर डेप्थ, तो उसको नेविगेबल रखना। नेविगेबल क्या होता है कि जैसे जो हमारी मेन इनका जो काम है मेंटेनेंस का। तो जैसे हमारी जब जहाँ पे जो पोर्ट होती है उनको जो हमारी शिप्स वहाँ पे आती जाती है ताकि वहाँ पे उनकी स्मूथ मूवमेंट हो सके तो उनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है वहाँ पे। तो उसके लिए इसका जो मेन फंक्शन है मेंटेनेंस का। तो उसके अलावा जो बाकी भी 4 और फंक्शन है तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेजर फंक्शन है मेंटेनेंस जहाँ से इनको रेकरिंग इनकम आती रहती है। तो दूसरा जैसे कैपिटल ड्रेजिंग का और उसके अलावा रिक्लेमेशन ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट, बीच नरिशमेंट का है और एनवायरमेंटल ड्रेजिंग है। तो जैसे मेंटेनेंस में क्या है, तो जैसे हमने समझा कि उनको मेंटेन रखना। जैसे वहाँ पे मलबा वगैरह जो भी हम उसको बोले कि जैसे मड सिल्ट वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है तो जैसे बीच में तो समुद्र में, तो वहाँ से निकालना ताकि जो हमारी जो शिप्स हैं उनको मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। तो उसके अलावा जो हमारी दूसरी कैपिटल ड्रेजिंग में क्या होता है कि तो जैसे एक्सपेंशन करना जो हमारा कोस्टल एरिया की उसमें एक्सपेंड करना, उसको डीप करना और ताकि बड़ी शिप्स और वहाँ पे उनके लिए स्कोप बन सके, लाइक जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं ना। तो इनका एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे जो नॉर्मली कंपनी से कोई प्लांट नया लगाती है तो यहाँ पे इसके लिए एक्सपेंशन क्या है कि जो हमारी पोर्ट के लिए एक्सपेंशन क्या होता है कि उनको जो पोर्ट्स को वो डीप करना वहाँ पे। तो दिस इज कैपिटल ड्रेजिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन अ न्यू वाटरवे इज बीइंग क्रिएटेड फॉर एन एक्सिस्टिंग वन इज बीइंग डीपन्ड। वहाँ पे उसको डीप किया जाता है और वाइड किया जाता है फर्स्ट टाइम। तो दैट इज कैपिटल ड्रेजिंग हो जाती है जब नया कुछ एरिया क्रिएट किया जाता है उसके लिए शिप्स के लिए। तो दैट इज कैपिटल ड्रेजिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल डीपनिंग है रिवर पोर्ट टू अकोमोडेट लार्ज कार्गो शिप्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो ताकि बड़ी शिप्स वहाँ पे आसानी से आ सके। तो मेंटेनेंस क्या है कि हम उसको मेंटेनेंस डे टू डे मेंटेनेंस है। कैपिटल में मतलब नया एरिया उसको और क्रिएट करना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मेंटेनेंस।
तो रिक्लेमेशन क्या होता है कि कई बार जैसे रिक्लेमेशन ड्रेजिंग यूज टू क्रिएट न्यू लैंड, जैसे न्यू लैंड बाय ड्रेजिंग सैंड और सॉइल फ्रॉम द सी बेड, जो वहां से मिट्टी मतलब सी में से निकाल के वहां पे कुछ एरिया में लगानी ताकि हमारी और एक्सपेंशन हो सके, तो हमारी बीच को और एक्सपेंड करने के लिए। तो ये हमारा रिक्लेमेशन, ये भी काम ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ही करती है। तो उसके बाद हमारा जैसे बीच नरिशमेंट है, मान लो कुछ मिट्टी जैसे वहां से जैसे पानी जो जैसे हमारी जो बीच में पानी आता है तो वहां पे मिट्टी कम होती रहती है, तो उसको दोबारा से रिक्लेम करना और उनको नरिश करना ताकि उसमें और मिट्टी डालते रहना ताकि वो जैसे कि मेथड टू यूज प्रोटेक्ट एंड मेंटेन बीच, बीच को मेंटेन करना। जो मेंटेनेंस जो ड्रेजिंग का काम था वो उसके सी के अंदर से मिट्टी निकालना, तो दैट इज थोड़ा सा फर्क है। तो ये नरिशमेंट जो बीच के ऊपर का बाहर का जो हिस्सा होता है वहां पे उनको नरिश करते रहना। वहां पे अगर वहां से सैंड थोड़ी सी जैसे रिप्लेस हो गई तो वहां पे और उसको मतलब रिप्लेस करना वहां पे, ठीक है। जैसे जो समुद्र की लहरों के साथ बह जाती है, जैसे जो हमारी वहां पे वहां की जो सैंड है, तो उसको दोबारा से वहां पे नरिश करना उनको। तो दिस इज कॉल्ड बीच नरिशमेंट। इन दिस प्रोसेस मॉडर्न जैसे मॉडर्न ड्रेजिंग मशीन यूज होती है उसमें, तो ये सारा काम भी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का रहता है। और एनवायरमेंटल ड्रेजिंग, तो ऐसा जो मलबा जो एनवायरमेंट के लिए, जैसे जो हमारी वहाँ पे जो वहाँ पे एक्वाकल्चर है, जो वहाँ पे जो लाइफ है, सी लाइफ है, उनको इस तरह की कोई हानि ना हो, तो उसके लिए वहाँ पे जो भी वहाँ से गंदगी निकालना, पोल्यूटेंट्स जो समुद्र में से निकालना, तो दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल ड्रेजिंग। तो ये भी एक तरह का काम जो हमारी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है ये सर्विस। तो ये इस तरह की मेन बिजनेस इनको जैसे मेंटेनेंस से आता है। और जैसे अब आने वाले टाइम में कैपिटल ड्रेजिंग का भी आई थिंक काफ़ी स्कोप बढ़ेगा, जिस तरह से हमारी ये शिप हमारी इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी। तो इनका बिजनेस मॉडल भी अगर हम देखते हैं तो बिजनेस मॉडल क्या है कि यहाँ पे रेवेन्यू प्रोफाइल 60% जो हम वही बोल रहे हैं कि रिकरिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, और 25% अभी कैपिटल ड्रेजिंग से आ रहा है, ठीक है। उनको पोर्ट्स को डीपनिंग करना और लैंड रिक्लेमेशन करना, और 50% फ्रॉम कोस्टल रेस्टोरेशन, उनको रेस्टोर करते रहना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल इनके जो पोर्ट अथॉरिटीज इशू एनुअल इनको टेंडर मिलते हैं, तो उसके हिसाब से एनुअल टेंडर रिन्यू होते रहते हैं। तो जिसमें इट हैज़ द फर्स्ट राइट टू रिजेक्ट और मे बी रिजेक्ट करने का इनको पहला राइट रहता है, बिकॉज इट इज़ द ओनली PSU। तो दिस इज द मेन फंक्शन हमने समझा। और जैसे अगर हम समझे तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है इस कंपनी को, गारंटीड बेसलाइन डिमांड। तो इंडिया के जैसे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 माइनर पोर्ट्स हैं, नीड कंटिन्यूअस उनको ड्रेजिंग की सर्विसेज चाहिए एंड क्रिएटिंग ए प्रेडिक्टिव बिजनेस बेस, तो ताकि उनका जो स्मूथ वहाँ पे फंक्शनिंग होती रहे। तो दिस इज द मेन, वहाँ पे उनको भी इतना बिजनेस तो आता ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई ऐसा कमी नहीं आने वाली है। 12 पोर्ट है, वहाँ से इनको बिजनेस आता ही रहना है। और रेगुलेटरी प्रेफरेंस क्या है कि एज ए गवर्नमेंट लिंक्ड एंटिटी, तो इनको क्या है कि DCI एंजॉय द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल फॉर ड्रेजिंग एट गवर्नमेंट कंट्रोल पोर्ट्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो पोर्ट रहती है तो इनका पहला राइट रहता है, अगर वो रिफ्यूज करना चाहे तो किसी और, तो उसके बाद किसी और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। तो तीसरा क्या है कि एसेट हैवी बैरियर्स हैं। तो एक एक ड्रेजर की जो कॉस्ट रहती है दैट इज 800 से 1000 करोड़ का एक ड्रेजर आता है। तो दैट इज किसी भी छोटे बिजनेस मैन के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। और उनके पास 40 साल का एक टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है और इंटीग्रेशन विद पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे सागरमाला और जो मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030, उसके अकॉर्डिंग भी इट इज इनका स्ट्रेटजिक एडवांटेज है, तो इनको वो भी एक बेनिफिट मिलेगा। देन अभी जो करंट कैपेसिटी की बात करें तो इसके बाद 10 ट्रेलर सेक्शन तो होपर ड्रेजर्स हैं। तो एक कटर सेक्टर ड्रेजर है, 1 बैक हो एंड 1 इनलैंड ड्रेजर। तो ये इनकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है सेवरल। तो मेनली क्या हो रहा है कि कंपनी, जैसे मैंने बताया कि 20 साल से ये परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि मोस्टली इनकी सारी जो इनके जो ड्रेजर्स हैं वो सारे पुराने हो चुके थे यार, 25 ईयर ओल्ड। मॉडर्नाइजेशन क्रिटिकल, तो अभी हम बात करेंगे आगे। अब गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है, तो उनको सारा मॉडर्नाइजेशन होगा इस कंपनी का, तो जिससे इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। तो न्यू ड्रेजर्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो 3 ड्रेजर है जो 12,000 क्यूबिक मीटर के जो है एट कोचिन शिपयार्ड के ऊपर है, बिल्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम ये ISC हॉलैंड की जो कंपनी है उसकी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट से ये बनाए जा रहे हैं। एंड ईच वैल्यूड एट 950 करोड़। तो फर्स्ट डिलीवरी एक्सपेक्टेड आई थिंक, शायद आगे मैं अपडेट नहीं हूँ, तो मे बी 26 में इस फाइनेंशियल ईयर में ही डिलीवरी आई थिंक वो आ जाएगी, ईच एट फर्स्ट डिलीवरी आएगी। मॉडर्न ड्रेजर्स टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाय, जिससे इनकी जो कैपेसिटी है 35% से इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो इसकी जो फ्यूल कॉस्ट जो है 25% से कम हो जाएगी। तो कितना बड़ा इनको ऑपरेटिंग लीवरेज
उससे मिलने वाला है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ड्रेजिंग मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये अभी आने वाले टाइम में DCL सागर समृद्धि रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम एंश्योर परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेशन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे इनकी रियल टाइम ट्रैकिंग जो परफॉर्मेंस होगी वो ट्रैक होगी, तो उससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। एंड उनके जो की क्लाइंट है तो थोड़ा वो देख लेते हैं क्या है। मेजर इंडियन पोर्ट, जितनी भी मेजर इंडियन पोर्ट्स हैं जैसे JNPT है, पारादीप है, दीनदयाल है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचिन, कांडला, ये सारी ये इनके क्लाइंट्स है। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, इंडियन नेवी के है, वो भी इनकी क्लाइंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज है, तो ये हमारे लोकल क्लाइंट्स है। इसके बाद जो ओवरसीज क्लाइंट में जैसे बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, तो उनको अभी रिवर ड्रेजिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ से उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एंड ओमान का डोकम पोर्ट है, फिजिबिलिटी ड्रेजिंग के लिए वहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एंड रीसेंट का जो एक कंप्लीशन क्या है कि मेंटेनेंस ड्रेजिंग एट हल्दिया एंड पारादीप एंड मुंबई पोर्ट ओवर 30 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ड्रेस्ड इन, जो इन्होंने अभी इनका एक माइलस्टोन है, तो यहाँ पे इन्होंने किया 30 मिलियन क्यूबिक मीटर की ड्रेजिंग की है इन्होंने इन 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। अभी फ्यूचर आउटलुक हमें क्यों अच्छा लग रहा है, जैसे क्या है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस कंपनी के लिए, दैट इज कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। देखिए जैसे गवर्नमेंट का फोकस है हमारा शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और हमारी पोर्ट्स डेवलपमेंट जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसमें अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी तो इसको 4000 करोड़ फंड्स अलॉट किए फॉर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन 2025 एंश्योर, जो कि इसे इंश्योर करना है कि जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का रोल इन नेशनल पोर्ट एंड डीपनिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये एक बड़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें सारा मॉडर्नाइजेशन होगा इस ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का। जितने भी जैसे इनके पुराने हो चुके हैं ड्रेजर, उनको नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाएगा। जैसे हम बात किया कि उससे काफ़ी एफिशिएंसी इनकी इंप्रूव होगी। एंड फ्लीट, उससे ये सारा फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, जैसे 3 नई जो 12,000 क्यूबिक मीटर की जो जिनके जो ड्रेजर है अंडर कंस्ट्रक्शन एट कोचिंग शिपयार्ड, जैसे एक की डिलीवरी वैसे जैसे ऑलरेडी हो चुकी है, हमने अभी बढ़ा भी है। सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग से पार्टनरशिप हो रही है। जैसे BEML जो हमारी इंडिजीनियस कंपनी है, वो भी हमारी इंडियन कंपनी है, तो उसके साथ पार्टनरशिप के साथ वो डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन बिल्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रेजर डेवलप कर रहे हैं, जिससे मेजर कॉस्ट, उससे एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट कम आएगी हमारी। जैसे हम पहले बाहर से बनवाते थे, तो अब हम इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन, तो ये कंपनी ओवरसीज में भी एक्सपैंड कर रही है। इसे इनको बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, तो वहाँ से भी इनको 200 से 300 करोड़ की रेवेन्यू बाय 2028 तक इनको एक पर ईयर आने की यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है। तो डिजिटलाइजेशन कर रही है, जैसे एडॉप्शन ऑफ AI का अडॉप्ट कर रही है, जिससे कि इनकी मॉनिटरिंग और एफिशिएंट होगी। एंड ग्रीन ड्रेजिंग, तो यहाँ से ट्रांजिशन टू हाइब्रिड एंड LNG पावर, तो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स के अलावा यहाँ पे हाइब्रिड एंड LNG पावर ड्रेजर्स को यूज़ करेगी यहाँ पे ये बाय FY 2030 फॉर लोअर एमिशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। उससे इनकी एक तो एमिशन, जो कार्बन एमिशन कम होगा, और उससे इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एक कम होगी इस ट्रांजिशन से, ग्रीन ड्रेजिंग से। तो रोल इन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी में देखिए इसका क्या रोल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट्स द मैरीटाइम सेक्टर टू कंट्रीब्यूट, देखिए 1 ट्रिलियन का टारगेट है गवर्नमेंट का टू कंट्रीब्यूट इन अवर GDP बाय 2035। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो अगर ये टारगेट हम अचीव करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको तो ये इंडस्ट्री कितना एक्सपैंड होगी, तो इसका क्या रोल रहेगा। तो उतनी मेंटेनेंस बढ़ेगी, उतनी नई कैपिटल जो ड्रेजिंग का काम बढ़ेगा। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी है, ये सभी का काम बढ़ेगा। कोस्टल प्रोटेक्शन एंड रिक्लेमेशन है, इंडियन नेवी, उनको बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी सर्विसेज की। तो ये बड़े ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। और रिसेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स क्या है, जैसे 17,000 करोड़ के अभी रिसेंटली, जैसे जब गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ का इनको एक सपोर्ट किया, तो उसके बाद इनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए जब एक सैंक्शन किया, तो उसके साथ ही 17,000 करोड़ के MOU साइन हुए इनके कोचिंग शिपयार्ड, जिसमें BEML, इंडियन नेवी है,
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, प्राइवेट पोर्ट्स जैसे अदानी, JSW, DP वर्ल्ड एंड डीप वाटर मेंटेनेंस कंट्रैक्ट इनको मिले हैं। दीज MOU रिप्रेजेंटेड 10 to 12x इंक्रीज इन ऑर्डर बुक। तो ये देखिए जो इनकी 2023 में ये इनकी जो ऑर्डर बुक थी वहां से 10 से 12 गुना ऑर्डर बुक हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना एक एक्सपेंशन आ सकती है यहाँ पे। तो 17,000 करोड़ के अभी जैसे अगर आप देखते हैं तो करंट जो इसकी टोटल इसकी जो सेल है एक साल की, तो 1200 करोड़ की सारी अभी ये सेल कर रही है कंपनी। तो देखिए 2600 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप यू कैन इमेजिन कि किस टाइप से यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे एक ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे शायद करंट ऑर्डर बुक अगर हम देखें, ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे ऑर्डर बुक सीडिंग, तो यहाँ पे देखिए 2024 की जैसे 1000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। एडिशनली इन जून जुलाई द कंपनी सिक्योर्ड न्यू ऑर्डर वैल्यूड एट, ये 2000 करोड़ के नए ऑर्डर भी इनको मिले हैं, तो अभी मिलने शुरू हो गए। तो और देखिए आप यहाँ पे आप देखना कि 17,000 करोड़ कितने 10 से 12 गुना यहाँ से इनकी ऑर्डर बुक होने वाली है। 2000 जो 1000 करोड़ के आसपास थी मान लीजिए, तो 12,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हो जाएगी। तो अभी जो 1200 करोड़ की सेल है तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितनी ग्रो कर सकती है। तो जैसे 4000 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्लान है जो गवर्नमेंट का, तो दिस इज विल बी जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय द कंजोर्टियम ऑफ 4 जो मेजर पोर्ट्स है उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा इसे। तो जो जिनके पास इसका स्टेक भी है 18-19% का स्टेक है। तो फोकस कहाँ रहेगा, अपग्रेडिंग ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, एक्वायरिंग मॉडर्न ड्रेजर उससे एक्वायर किए जाएंगे, एंड डिजिटल फ्लीट मॉनिटरिंग होगी, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। और उससे क्या होगा, रिड्यूस टर्न ऑन टाइम बाय, तो वहाँ पे 30% से इनका टर्न ऑन टाइम कम हो जाएगा। तो वहाँ से इनका प्रिसीजन इंक्रीज होगा एंड लोअर उनके फ्यूल की जो यूजेस कम होगी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे यहाँ पे ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है, जैसे बांग्लादेश रिवर ड्रेजिंग प्रोजेक्ट फर्स्ट ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट इनको 24 में मिला, एंगेज इन फिजिबिलिटी फॉर ओमांस डोकम पोर्ट, उसमें भी ये एंगेज्ड है, एंड नेगोशिएशन विद हमारा श्रीलंका पोर्ट के साथ भी चल रहा है फॉर गाले एंड कोलंबो पोर्ट, उनकी डीपनिंग के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इनका जो टारगेट है कि 15 से 20% जो रेवेन्यू इनका आने वाले जब 2030 तक, तो इनका ओवरसीज मार्केट से आने वाला है इनको। तो ये भी एक ट्रिगर है यहाँ पे ग्रोथ का। तो जैसे BEML के साथ कोलैबोरेशन हमने पहले भी थोड़ा समझा, तो यहाँ पे और डिटेल है। जैसे 3 साल का MOU फॉर इंडिजीनियस डिजाइन के लिए जितने भी स्पेयर पार्ट ड्राइवर जो मैन्युफैक्चर होगा उनके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, तो जिससे 15 से 18% पर ड्राइवर, तो ये बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक सोर्सिंग, तो ये सेविंग होगी इनकी। देखिए ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मेक इन इंडिया एंड डिफेंस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हमारा स्ट्रेंथन होगा, जो हमारा मेक इन इंडिया वाला जो हमारा थीम है वो उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं इनका पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये बीच बीच में कंपनी लॉस भी करती रही है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है। जो रीजन हमने देखा है कि वो इसका जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग पुरानी फ्लीट होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इनको ऑपरेशनली खर्चे ज़्यादा आ रहे थे, और बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। अगर हम यहाँ पे स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट P&L अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1-2 साल बीच में लॉस वाले भी आए हैं, और कुछ खास कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिट्स में। तो कभी प्रॉफिट्स कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, और लॉस भी आ रहे हैं बीच बीच में। बट हम मान रहे हैं कि ये एक ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई नया ड्राइवर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, तो कंटिन्यूसली डेप्रिसिएशन उस पर लग के ये इनकी फिक्स एसेट कम होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे CWIP धीरे धीरे यहाँ पे इनका बढ़ रहा है, तो ये एसेट अब यहाँ पे देखिए अगर देखिए तो 1900 जो यहाँ पे आपकी 1500-1300 करोड़ तक चली गई थी, तो ये अब यहाँ पे बढ़ रही है यहाँ पे। तो कैपिटल यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में भी आप देख रहे हैं कि ग्रोथ आ रही है। तो दिस वन इज द ट्रिगर। और डेट ठीक ठाक है, डेट रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो ये भी मे बी डेट भी रिड्यूस हो सकता है। जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है उससे डेट भी कम होगा। और बैलेंस शीट देखें, और अगर हम कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का वैसे रेगुलर पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी तो देखिए इन्वेस्टिंग में चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स परचेज हो रही हैं, देखिए ठीक है। तो ये ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। और जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे थे कि 18-19% का, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट के पास है, विशाखापट्टनम पोर्ट, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास भी 18% का है, एंड दीनदयाल पोर्ट के पास है, आपका पारादीप पोर्ट के पास है। ये बाद में थोड़ा बहुत ये कुछ चेंज किया क्या इन्होंने, तो मेनली उनके पास 18 से लेके 19% के आसपास सभी चारों पोर्ट के पास यहाँ पे इसका स्टेक है।
तो ये आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। एंड देन गवर्नमेंट और ये पब्लिक में कोई मुकुल महावीर नहीं, पहले था अब नहीं है, लेकिन चलिए। तो ये हमारा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमने देख लिया। और इसके अलावा जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखा, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज भी हमने देखे हैं। और जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि जैसे आने वाले 2028 तक मान लीजिए इनका जो रेवेन्यू बढ़ के 2500 करोड़ के आसपास अगर हो जाता है, तो हम EBITDA जैसे मान रहे हैं कि 625 करोड़ का, अभी जो 140 करोड़ का या आई थिंक EBITDA यहाँ पे आ रहा है 140 का, यहाँ पे 125 का लिया है, तो ये बढ़ के 625 करोड़ का हो सकता है। और नेट प्रॉफिट मान रहे हैं कि जैसे 300 करोड़ तक का ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो जिससे इनकी जो रेशोज चेंज होगी, तो EBITDA मार्जिन हम मान रहे हैं कि आपसे 25% तक जा सकता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% जा सकते हैं। तो ये सारी हमारी प्रोजेक्टेड रेशोज हैं। यहाँ पे डेट इक्विटी यहाँ पे 0.4 हम मान के चल रहे हैं कि हो जाएगी। तो ROC जिससे कि हमारी 17% आ जाएगी। EPS हम 107 की यहाँ पे EPS मान के चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं कि आप क्या इसको वैल्यूएशन देंगे तो क्या इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है प्राइस में। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये 10 साल का चार्ट है, एक रेंज में ही ट्रेंड कर रहा है। तो अदरवाइज अगर हम इसका बहुत लंबा चार्ट देखें तो ये 20 साल से देखिए उसी लेवल पे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कोई इसमें ग्रोथ नहीं आई है। ये देखिए यहाँ ये 2004 की बात है, तो 4 में भी एटलीस्ट यहाँ पे था। अब यहाँ पे जस्ट रिसेंटली वो न्यूज़ जो आई थी उसके बाद यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा एक बेस बना चुका है ये स्टॉक। तो ये हमारा आज का एक कंपनी जिसे हम एज ए टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में हम देख रहे हैं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आप अपना खुद से स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। और इसमें अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो देन यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो ये हमारी आज की कंपनी थी। तो हमने जिसको कवर किया, डिटेल में कवर किया, समझा है इसमें क्या क्या ट्रिगर्स हैं। आई होप के दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो और नई वीडियो के साथ हम आएंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच।